हमारे गांव में एक ठेठी भाषा है। ठेठी भाषा में उसने फ़ोन करके बोला कि मम्मी मर गई। हाँ, आवाज़ मतलब समझ में नहीं आया। मैंने कभी सोचा नहीं था कि वो कभी ऐसा करेंगे मेरे साथ। क्या आईआईटी ही सब कुछ है? क्या फर्स्ट करना ही सब कुछ है? मैं दूसरे तरीके से सोच रहा था, वो अलग तरीके से सोच रहा था। मैंने बाकी सारे रास्तों को ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया। मैंने एक ही ऑप्शन छोड़ा, सिविल सर्विसेज। जब भी मोहल्ले में निकलते थे तो लोग पूछते थे कि तू तो कलेक्टर बने गेल रही है, तो हो लो कलेक्टर में। ये उनका सवाल होता ही था कि सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक जिन्हें छत तक जाना है, अपनी तो मंजिल है आसमां, रास्ता खुद बनाना है। मैं नसीम कुमार निशांत, बिहार का सबसे युवा एसडीएम आपके बीच। मैं यहाँ तक कैसे पहुँचा, क्या थी मेरी जर्नी, क्या स्ट्रगल मैंने किए और क्यों मैं सबसे यंगेस्ट एसडीएम बना, इसके पीछे की पूरी कहानी आज मैं बताऊंगा आपको। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। सरकारी स्कूल तो समझते होंगे आप, बिहार में सरकारी स्कूल ज़्यादा ही फेमस है। लोग सरकारी स्कूल से ही पढ़ते हैं अगर आप मध्यम वर्ग के हैं तो। मैं मिडिल क्लास में भी लोअर मिडिल क्लास से था, तो मैं वहीं से मेरी जर्नी की शुरुआत हुई। 5वीं क्लास तक मैं पढ़ता था। 5th क्लास में चूँकि पढ़ने में अच्छा था, वहाँ के टीचर्स ने मेरे पेरेंट्स को फोर्स किया कि आप इसे कन्वेंट स्कूल में भेजें। कन्वेंट स्कूल मतलब प्राइवेट स्कूल जहाँ सीबीएसई की पढ़ाई होती है या फिर आईसीएसई की। मैं वहीं पढ़ने के लिए गया। मेरे पापा मुझे बोले कि आप डीएवी में, मैंने एडमिशन के लिए गया, वहाँ इंट्रांस टेस्ट था। मुझे बोले कि आप इस बिल्डिंग को देख करके बताओ कितनी ऊंची बिल्डिंग है, आप इतना ऊंचा नाम करोगे तो बोलो तभी मैं यहाँ इंट्रांस टेस्ट आपका दिलवाऊंगा, अदरवाइज नहीं। मैंने बोला पापा मैं इससे ऊंचा करूँगा, मैं ज़रूर इससे ऊंचा नाम आपको करके दिखाऊंगा पापा। पापा बोले ठीक है। मैं इंट्रांस टेस्ट दिया और इंट्रांस टेस्ट में मैं टॉप किया। उसके बाद मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। पहला टेस्ट हुआ। पहले टेस्ट में मेरी रैंक 3rd आई। मेरे साथ मेरे पापा रोज़ खाते थे खाना, सुबह शाम या दोपहर, जब भी हम लोग खाते थे तो साथ में खाते थे। उस दिन क्या हुआ, जब रैंक आई 3rd तो पापा को मैंने बताया कि मेरी 3rd रैंक आई है। तो पापा बोले फर्स्ट किसने किया? मैंने बताया फर्स्ट ये है। उन्होंने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, और वो मेरे साथ खाना नहीं खाया उस दिन। आई वॉज हर्ट। मुझे लगा कि मेरे पापा हैं, मतलब मैं छोटा था, मैंने कभी सोचा नहीं था कि वो कभी ऐसा करेंगे मेरे साथ। मैं उस बात को दूसरे तरीके से नहीं ले पाया, उम्र मेरी उतनी नहीं थी समझने की कि वो मुझे इनकरेज करने के लिए शायद ऐसा कह रहे हैं, लेकिन मैं बच्चा था और इसलिए मैं हर्ट हो गया। मुझे अंदर से बहुत बुरा लगा। फिर मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। मैं बहुत पढ़ा। उसके बाद 7th क्लास में मेरी 99.96% आई। पापा बहुत खुश हुए, मैं फर्स्ट किया। उसके बाद मैं आज तक सेकंड नहीं किया हूँ किसी भी एग्जामिनेशन में। वो मेरी स्टार्टिंग जर्नी है। 10th तक वहाँ हुई, फिर 12th मैंने किया। फिर मुझे आईआईटी करना था। आईआईटी के लिए मैंने टेस्ट दिया। आईआईटी में मेरी एनआईटी हुई फर्स्ट टाइम, और मेरा आईआईटी में सिलेक्शन नहीं हुआ। मेरे पापा, कैफ़े होता है हम लोग के यहाँ गांव में, अगर आप हैं तो कैफ़े में जाकर के हम लोग रिजल्ट चेक करते हैं। उस समय मोबाइल नहीं हुआ करता था हम लोग के पास। तो उस कैफ़े में पापा ने 20 बार कम से कम प्रिंट आउट कराया होगा रिजल्ट कि इसका हुआ या नहीं। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इसका नहीं भी हो सकता है। वो फील नहीं कर पा रहे थे इस बात को, पता नहीं क्यों, और वो रोने लगे। अंदर से रो रहे थे, बाहर से आंसू भी दिख रहा था उनका, और मैं अंदर से हर्ट होता जा रहा था कि फिर रो रहे हैं, फिर परेशान है, अब मैं क्या कर दूं? क्या आईआईटी ही सब कुछ है? क्या फर्स्ट करना ही सब कुछ है? मैं दूसरे तरीके से सोच रहा था, वो अलग तरीके से सोच रहा था। तब मैं थोड़ा मैच्योर था। वो बचपन में जो मैं मैच्योरिटी मेरी कम थी, उससे थोड़ा ज़्यादा था। फिर मैं उस समय क्या है कि मैं थोड़े बाल लंबे रखता था। उम्र हम लोगों की 12-13 में क्या होता है कि सभी जो यंग होते हैं बाल वगैरह या फिर अपने पर्सनालिटी पे थोड़ा ध्यान देते हैं। हम लोग बाल रखते थे उस समय। मैंने उस दिन प्रण लिया कि अब जब तक आईआईटी नहीं होगी तब तक घर नहीं आऊँगा। मैं कोटा चला गया। जब मैं कोटा गया तो कोटा में आईआईटी की कोचिंग के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। मेरे पास केवल 35,000 रुपये थे। उस टाइम में मम्मी को उतना सैलरी नहीं आता था और पापा को नहीं था उतना पैसा। तो उन्होंने बोला ये 35,000 है, तुम्हें जो करना है करो, हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। फिर मैं सोचा कि कोटा जाऊंगा, कोटा ही जाऊंगा, क्योंकि कोटा का क्रेज बहुत था आईआईटी के लेकर के। तो ये सुनता था, और क्योंकि उस टाइम में 2 ही अटैम्प्ट होते थे आईआईटी में। तो पहला अटैम्प्ट तो मेरा हो चुका था, उससे मुझे एनआईटी मिली थी, जो मैं घर में बताया नहीं था कि अगर बता देता तो सब, हम लोग चूँकि पुअर फैमिली से, घर वाले बोलते कि अब तो एनआईटी ज्वाइन कर ही लो,
क्योंकि फिर ऑप्शन क्या पता नहीं मिले बाद में। अब लेकिन मेरे अंदर हिम्मत थी कि मैं IIT कर सकता हूँ। आई वॉज बेटर इन फिजिक्स, तो मुझे अंदर से लगता था कि मैं कर लूँगा शायद। इस वजह से मैं IIT की तैयारी शुरू कर दी। मैंने IIT का जब मैं तैयारी करने के लिए गया, वहाँ कोचिंग में, एक कोचिंग है, वहाँ सबसे जो सस्ती कोचिंग थी उस कोचिंग में मैं गया ताकि मैं वहाँ से कर पाऊँ मोशन IIT में। मोशन में मैं जब गया तो वहाँ पे फीस उसकी लगभग 76,000 थी उस टाइम में। उससे पहले वाले जितनी भी कोचिंग है वहाँ पे कोटा में, सबकी लगभग 1.5 लाख थी। मेरे पास तो वो 76,000 के भी पैसे नहीं थे। मैं उनके पास गया और उनको बोला कि मुझे सर यहाँ एडमिशन चाहिए, और सर मैं आपको बिलीव करवा सकता हूँ कि मैं परफॉर्म कर दूंगा, मैं IIT मटेरियल हूँ सर। ये बात आप किसी को बोलेंगे ना तो वो सीधा ही हंसेंगे, और उन्होंने हंसा भी कि ये कैसे हो सकता है कि तुम IIT मटेरियल हो और पहले से बोल रहे हो कि तुम बन ही जाओगे। तो मैंने बोला कि सर मैं बन जाऊँगा, आप एक बार बिलीव करो। उन्होंने बोला नहीं, कि ऐसा अगर हम सभी लोग आकर के मुझे बोलेंगे तो सबका तो फी माफ़ कर दूंगा, मेरी तो कोचिंग चल गई फिर। तो मैं बहुत रोने लगा। रोते रोते मैंने उनका पैर पकड़ लिया, डायरेक्टर जो है उनके, कि पैर पकड़ लिया। उन्होंने फिर मुझे झटाक से उठाया कि अरे उठो, ये क्या कर रहे हो। मैंने बोला सर आप नहीं देंगे तो मैं नहीं जाऊँगा यहाँ से, मेरे से नहीं होगा, क्योंकि मैं घर पे बहुत बोल करके आया हूँ, लड़ झगड़ के आया हूँ कि मुझे 35,000 दो, मैं उसी में कर लूँगा मैनेज। और अगर मैं नहीं गया वहाँ, मतलब बिना IIT का डिग्री लिए, तो मुझे बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोलेंगे सर, इसलिए प्लीज़ मुझे एडमिशन ले लो आप। तो उन्होंने बोला नहीं हो पाएगा, लगभग 35-36 हज़ार की तो हमारी मटेरियल ही हो जाती है, फिर कैसे होगा। फिर मैंने बोला कि सर किसी तरह कर लो, किसी भी तरह। मैं रोने लगा। फिर उन्होंने उठा करके बोला कि ठीक है तुम्हें 1 महीना देता हूँ, केवल 1 महीना। 1 महीना आप इंस्टीट्यूट में पढ़ो फ्री। अगर 1 महीने में अगर आपका रिजल्ट जो पहला टेस्ट होगा उस टेस्ट में अगर 200 प्लस नहीं आए तो फिर आपको हम इस कोचिंग में नहीं रखेंगे। पहला टेस्ट दिया मैंने और मेरा 211 नंबर आया। जैसे ही 211 नंबर आया, मैं दौड़ करके सर के पास गया कि सर मेरा 211 आएगा, 200 प्लस आपने कट ऑफ रखा था, मैं पार कर गया, अब मुझे आप पढ़ाओ। उन्होंने मेरी फ्री कर दी कोचिंग। 9 महीने की हमारी क्लास हुई एडवांस के लिए डायरेक्ट। हम लोगों ने वहाँ क्लास किया, मेरी IIT हुई, और IIT में मेरी बहुत अच्छी रैंक आई, और मैं IIT BHU में मेरा सिलेक्शन हुआ। तब जाके पापा को लगा कि ही हैज़ डन इट, कुछ अच्छा किया इसने, क्योंकि मेरे पापा कभी भी नीचे नहीं सोचे। ये शायद बिहार के हर पेरेंट्स की ये सोच होती है, अगर इंजीनियर बनना है तो IIT कीजिए, अगर आपको सिविल सर्वेंट बनना है तो IAS बनिए, नहीं तो नहीं तो। और सिविल सर्वेंट के नीचे तो कोई सोचते तक नहीं। ये हमारे मतलब बिहार में ये शायद कल्चर है। आप इसको, जैसे छठ कल्चर है बिहार का, वैसे ही एक कल्चर है कि IAS तो बनाना ही अपने बेटे को, अपनी बेटियां को, ये चलता है हमारे यहाँ। वही हुआ, IIT कर लिया तो फिर वो खुश नहीं हो रहे थे कि IIT हुआ है, IAS बनते तो अच्छा होता। ये रोज ही मतलब लगभग जब भी मिलो उनसे तो एक ताना के जैसा देते थे कि IAS होते तो अच्छा होता, IIT से क्या होता है। मुझे याद आ रहा है कि 2 फरवरी 2017 की बात है, मुझे एक कॉल आया घर से। मेरे गांव का एक लड़का था, उसने फ़ोन किया। हमारे गांव में एक ठेठी भाषा है, ठेठी भाषा में उसने फ़ोन करके बोला कि मम्मी मर गलो। हाँ, आवाज़ मतलब समझ में नहीं आया, आई वॉज शॉक्ड। मैंने बोला क्या? मम्मी मर गलो। मम्मी मर गलो का मतलब हुआ कि माँ नहीं रही, मेरी मम्मी का डेथ हो गया। मुझे लगा ये क्या हुआ। मैंने तुरंत ही फ़ोन किया, फिर से 10-12 बार कंफर्मेशन लिया अलग अलग जगह पे सबसे कि क्या बोल रहा है वो, मम्मी का डेथ हो गया। मुझे लगा कि अब क्या करूं। मेरी उम्र उस समय 20 वर्ष थी। मतलब अब क्या करूं, अब कुछ ऑप्शन ही नहीं बचा मेरे पास, अब मैं कुछ कर ही नहीं सकता, बिकॉज शी वॉज द सोल मेंबर ऑफ माई फैमिली, की जो फाइनेंशियली सब कुछ देख रही थी, वही थी जो सब कुछ कर रही थी कि घर का खाना, घर के बारे में, सबका पढ़ना लिखना कैसे होगा। अब फीस कौन देगा IIT की? IIT भी छोड़ना पड़ेगा क्या? या फिर मुझे अब आगे का जो मैं सोचा हूँ कुछ और करने का वो भी छोड़ना पड़ेगा। सारे सपने टूट गए। ऐसा लगा कि अब आई वॉज ब्रोकन। फिर मैंने सोचा कि मतलब 2-3 महीने तो समझ ही नहीं आया, कुछ भी नहीं समझ में आया कि क्या करूं नहीं करूं, कुछ भी फील नहीं हुआ। फिर मैंने IAS के बारे में सोचा कि अब कुछ अलग करना होगा, नहीं तो अगर मैं कुछ बड़ा नहीं किया तो शायद मैं उस बात तक नहीं पहुंच पाऊंगा जो मेरे अंदर है, शायद मेरा पोटेंशियल कुछ और है। प्लेसमेंट फॉर्म आया, उसके 2 महीने बाद मैंने प्लेसमेंट फॉर्म नहीं भरा। IIT BHU से मैंने प्लेसमेंट फॉर्म नहीं भरा। I was one of the toppers in my batch. Still I didn't fill the form. मैंने फॉर्म ही नहीं भरा। मैंने सोचा अगर मैं फॉर्म नहीं भरूंगा तभी मैं खुद को ऑब्स्ट्रक्ट, मतलब ये कर पाऊंगा, फोकस कर पाऊंगा कि मुझे इधर ही जाना है, नहीं तो मैं कर ही नहीं पाऊंगा। मैंने बाकी सारे रास्तों को ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया।
मैंने एक ही ऑप्शन छोड़ा, सिविल सर्विसेज, और कुछ सोचा ही नहीं मैंने। और मैं उसके बाद कि अब कैसे पढ़ूँ क्या करूँ, कुछ आइडिया नहीं था। बस सिविल सर्विसेज की जो सिविल सर्वेंट की भावना होती है सोशल सर्विस करने की, वो सब फीलिंग थी, वो सब करने समझ रहा था कि कैसे करूँगा नहीं करूँगा, लेकिन पता कुछ नहीं था इसके बारे में। फिर कि पढ़ूँ क्या पढ़ूँ नहीं पढ़ूँ, न्यूज़पेपर से शुरू किया मैंने इधर, और प्लेसमेंट फॉर्म नहीं भरा। उस समय प्लेसमेंट शुरू हो गया। जब प्लेसमेंट शुरू हुआ डे 0 को, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स, किसी का 50 लाख, किसी का 25 लाख, किसी का 1 करोड़, ये प्लेसमेंट फॉर्म मतलब प्लेसमेंट चल रहा था लोगों का डे 0 को ही। मुझे अंदर से, मैं जल नहीं रहा था, लेकिन अंदर से मैं परेशान होने लगा कि मैं जिनके साथ पढ़ रहा हूँ वो आज फाइनली प्लेस्ड हैं और अच्छे जगह प्लेस्ड हो रहे हैं, कोई अमेजन में, कोई फ्लिपकार्ट में और कोई गूगल में, और मैं प्लेसमेंट फॉर्म नहीं भरा। क्या ईगो था मेरे अंदर जो मैंने प्लेसमेंट फॉर्म नहीं भरा? क्या मैं आगे कर भी पाऊंगा? सिविल सर्विसेज डेट हम लोग सभी लोग जानते हैं ये कितना मतलब अनप्रेडिक्टेबल है, आप उसे भरोसा नहीं कर सकते उस पर कि आप कर पाएंगे या नहीं। फिर कि नहीं करना तो है। फिर जो परेशान होने लगा लोगों के प्लेसमेंट देख करके कि मैं फिर छोड़ दिया। मैंने बनारस 2 महीने के लिए अपने कॉलेज को छोड़ करके इलाहाबाद चला गया घूमने के लिए। मैं वहाँ चला गया ताकि मुझे ये सुकून मिले कि मैं इस प्लेसमेंट को देख ना पाऊँ और मैं परेशान ना हूँ। मतलब प्रॉब्लम ये थी अंदर से, मैं उन लोगों को देख करके जल नहीं रहा था, लेकिन लग रहा था कि मुझे कुछ बड़ा करना है तो इन छोटे मोटे चीज़ों में मुझे फंसना नहीं है। मैं बस यही सोच रहा था। उस दिन मैंने ये लिखा भी था कि सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक जिन्हें छत तक जाना है, अपनी तो मंजिल है आसमां, रास्ता खुद बनाना है। मैं ये सोच रहा था बस, अपनी मंजिल रास्ता है, अपनी मंजिल थोड़ी बड़ी है, अपनी मंजिल ये है कि मुझे IAS बनना है, तो फिर मुझे खुद से ही सब कुछ चूज करना होगा, खुद से ही सोचना होगा। तब मैं सोचना शुरू किया। फिर मैंने न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ना शुरू किया कि कैसे यहाँ करूँगा। जैसे ही मेरा कॉलेज पास आउट हुआ, आई वॉज वन ऑफ द टॉपर्स इन माई कॉलेज। तब हम लोगों को क्या था कि एक प्रोजेक्ट मिलता था, जैसे नॉर्मली प्रोजेक्ट होता है बीटेक प्रोजेक्ट जो 1 साल का होता है, हम लोगों का स्ट्रीम प्रोजेक्ट था जो 2 साल का होता है। तो उसमें हम लोग बिजी थे ज़्यादा, इसलिए सिविल सर्विस की तैयारी वहाँ से नहीं कर पाया। जैसे ही कॉलेज पास आउट हुआ, फॉर्म आया, BPSC का फॉर्म आया। BPSC के फॉर्म को मैंने फिल किया और उसमें मैं शुरू हो गया, लग गया उसमें। मतलब पढ़ते वक्त मैंने सोचना ये शुरू किया कि अगर मैं अच्छा नहीं पढ़ा तो मेरा तो कुछ भी नहीं होने जा रहा, क्योंकि मैंने प्लेसमेंट छोड़ रखी है। अब मैं दोबारा कहीं जाऊंगा तो मुझे फिर से उस बैकग्राउंड में आना पड़ेगा, उस कॉलेज को जो मैंने इंजीनियरिंग पढ़ी है उसको फिर से करना पड़ेगा। मैं बहुत पढ़ता था। आई कैन नॉट से कि मैं मतलब कभी भी 10 घंटे से कम पढ़ा होगा, कभी भी नहीं। मेरी एक्चुअली पढ़ाई का जो तरीका था वो टारगेट बेस्ड स्टडी था। मैंने कभी नहीं सोचा कि 5 घंटे या 4 घंटे पढ़ना है। हमेशा ये सोचता था कि मुझे 10 टॉपिक करने ही करने हैं, और 10 टॉपिक अगर करने हैं तो 10 टॉपिक में चाहे मुझे 23 घंटे लग जाए तो बाकी मैं 1 घंटा ही इंटरटेनमेंट में दूंगा, अदरवाइज मैं नहीं दूंगा। ये मेरी प्लानिंग होती थी। और कभी कभी ऐसा होता था कि मुझे कभी कभी 13-14 घंटे लगातार पढ़ने पड़ जाते थे और उसके बाद ही मैं कुछ और कर पाता था। ये हुआ। फिर मेरी जर्नी स्टार्ट हो गई पढ़ाई की। बहुत पढ़ता था, बहुत मेहनत किया मैंने। उस दौरान भी 2-4 प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई। मुझे लगा कि अब प्रॉब्लम शायद ख़त्म है, लेकिन उस दौरान क्या था कि मेरी बहन है, मेरी बड़ी बहन। अब ये सोच सकते हैं कि मैं घर में सबसे छोटा हूँ, जिम्मेदारियाँ मुझ पे सबसे ज़्यादा है। मैं सबसे छोटा हूँ, लेकिन मेरी पे जिम्मेदारियाँ कुछ ज़्यादा ही हैं। मेरी जो सबसे बड़ी बहन है उसकी शादी करनी थी, और मम्मी उसके लिए बहुत ज़्यादा सपना मतलब सजा करके रखी थी कि कुछ बड़ा करना था। मम्मी नहीं रही। मम्मी से शी वॉज वेरी क्लोज, मम्मी से बहुत ज़्यादा क्लोज थी। हम लोगों से या किसी और से उतनी क्लोज नहीं थी। तो हमने सोचा कि अब मम्मी सोची है कि इसको रानी बना करके रखना है, तो आई वॉज थिंकिंग कि मुझे इसे महारानी बनाना ही होगा, नहीं तो बुरा लगेगा मुझे अंदर से, और मम्मी को शायद वो पसंद नहीं आएगा। तो मैं उसके बारे में जो लोन आया, लोन लिया लोगों से, मैंने पूरा पैसा खर्च किया और मैं पढ़ाई छोड़ करके 4 महीने 3 महीने पूरी प्लानिंग करके एक अच्छा लड़का ढूंढ करके उसकी शादी हुई। और ही इज ऑल्सो एन IITian जिससे उसकी शादी हुई है, और सब बढ़िया हो गया। फिर जा करके लगा कि अब थोड़ा सुकून। वो मेरे जीवन में ऐसा था कि मेरा एग्ज़ाम था, जुलाई में मेरा मेंस था, और मैं अप्रैल में उसके इंगेजमेंट की तैयारी कर रहा था। मतलब मेरे पास ये था ना कि इशू इतना ज़्यादा बड़ा था कि अगर मैं नहीं करता तो वो मुश्किल हो जाता, शायद वो संभव नहीं था किसी और से। फैमिली मेम्बर्स हैं, दे हेल्प मी, लेकिन वो आइडिया, वो इनोवेशन जो करना होता है, जो हमने सोचा था हम लोगों ने, वो शायद नहीं कर पाते, इसलिए हमने उसमें पूरा टाइम दिया। फिर फाइनली उसकी सब कुछ शादी वगैरह हो गई। फिर भी हम लोगों को एक प्रॉब्लम था कि गांव में, बिहार में एक
कहावत टाइप का है कि आप कहीं भी अगर आप तैयारी करते हैं ना तो हल्ला हो जाता है। हल्ला मतलब शोर हो जाता है कि अच्छा सिविल सर्विस की तैयारी करे छो, हो लो, मतलब पूछेंगे आपसे कि हो लो, आपका हुआ। जब भी मोहल्ले में निकलते थे तो लोग पूछते थे कि तू तो कलेक्टर बने गेल लिया, तो हो लो कलेक्टर में। ये उनका सवाल होता ही था। वो अब ताना कहिए उसे आप, या फिर उसे आप उनका क्वेश्चन कहिए, लेकिन ये क्वेश्चन नहीं हो सकता सर। क्वेश्चन कैसे नहीं हो सकता मैं बताता हूँ। बीपीएससी या यूपीएससी का रिजल्ट आएगा तो पेपर में हल्ला हो जाता है, शोर हो जाता है, सबको पता चल जाता है कि बीपीएससी का यूपीएससी का रिजल्ट आ गया। फिर भी वो जानते हुए जो रोज पेपर पढ़ते वो भी पूछते थे मोहल्ले में कि तुम्हारा हुआ या तुम्हारा नहीं हुआ। ये जबरदस्ती पूछते थे ताकि आप शौक हो सके, आपको परेशान किया जा सके और आप टॉन्टेड फील करें कि आप पे टॉन्ट किया जा रहा है। ये बड़ी परेशानी नहीं थी। परेशानी तब ये बड़ी हो जाती है जब अपने ही लोग आपसे पूछना शुरू कर दें, अपने ही रिलेटिव बार बार कि आप क्यों नहीं कर पा रहे हैं, आप फेल्योर हैं क्या। तब मुझे लगता था कि अब मैं क्या करूं। बीपीएससी का जो डिले कल्चर है उसकी वजह से ये हो रहा था। मैंने तो एग्जाम 2018 में दे दी, मैंने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया, फिर मैंने मेंस क्वालिफाई किया। आप रिजल्ट नहीं दोगे तो मैं क्या कर सकता हूँ। इसका रिजल्ट एक्चुअली 3 साल बाद आया है, और 3 साल जो ये डिले हुआ उस दौरान मुझे पेशेंस, जो मैं तो रख लेता लेकिन जो मेरे अगल बगल में रहते हैं वो नहीं रख पाते थे, और वो जानबूझ करके इसको एक अपॉर्चुनिटी समझ करके मुझ पे ताना मारते थे कि तुम्हारा नहीं हो रहा है। मुझको बोलते थे कि आईआईटी भी किया, और लोग बोलते थे, मेरे पापा क्या है ना कि अब हम लोग मतलब बिहार में ये है ही कि आप पापा लोगों का क्या होता है कि आप कुछ भी करते हैं, जैसे आप आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं तो पापा अगल बगल में बोल देंगे कि मेरा बेटा आईआईटीएन हो गया ये होता है। और जब मैं आईआईटी में था और ये सब चल रहा था, उसके बाद वो बोलना शुरू कर चुके थे कि मेरे बेटे का प्लेसमेंट बहुत अच्छा होगा, कम से कम नहीं तभी तो 20-25 लाख का तो प्लेसमेंट इसका लगना ही लगना है। और यहाँ प्लेसमेंट नहीं लिया मैंने, और ये अलग, पापा उससे गुस्सा थे अलग। उसके बाद ये बगल वाले, अगल बगल वाले आपको ताना दे रहे हैं वो अलग, ये सब परेशानी हो रही है। उस दौरान मैंने सोचा कि अब मैं क्या करूं, मेरा तो रिजल्ट ही नहीं आ रहा है। फिर मैं उस दौरान खुद को, फिर वही ट्रिक जो मैंने सोचा था, जो मैं कॉलेज में अपनाया कि मैं अब इस जगह को छोड़ कर कहीं और चला जाता हूं। मैं उस जगह को छोड़ करके मैं मामा जी के पास चला गया। कम से कम 20-25 दिन के लिए, रिजल्ट आने वाला था इसलिए कि मैं चला जाता हूँ, मैं पता नहीं बर्दाश्त कर पाऊंगा या नहीं। लेकिन मैं चला गया और वहाँ जाने के बाद पता चलता है कि रिजल्ट अभी और डिले होगा। तो आप समझ सकते हैं एंग्जाइटी लेवल कितना ज़्यादा होता है। हम लोग, मुझे बहुत ज़्यादा हुआ पर्सनली, मैं मतलब बता नहीं सकता इस चीज़ को यहाँ पे कि मैं कितना ज़्यादा इंटरनली एनेक्सियस फील कर रहा था खुद को। मैं डॉक्टर तक के पास गया इसके लिए। फिर वहाँ से मैं घर आया, फिर रिजल्ट का एक दिन आ ही गया, वो दिन की रिजल्ट आना है। रिजल्ट का मैं वेट कर रहा था। मैं दूसरे जगह जा करके, दूसरे दोस्त के यहाँ जा करके वहाँ पे मैं रिजल्ट का वेट कर रहा था। मैंने कपड़े पूरे पहन लिए, जैसे अभी पहना वैसा ही मैं कुछ पहन करके वहाँ बैठा था कि अगर रिजल्ट में मेरा नाम नहीं हुआ लिस्ट में तो मैं आज के आज दिल्ली चला जाऊँगा। ये मैंने टिकट भी कंफर्म करा ली थी, जो 2 आरएसी सेकेंड आरएसी पे चल रही थी, और ये मैं कंफर्म मतलब था कि अब मैं चला ही जाऊँगा अगर रिजल्ट मेरा नहीं हुआ तो। उससे पहले रिजल्ट का जो आता है, उससे पहले हमारे पास किसी मीडिया के थ्रू वो आया कि आपका कट ऑफ लो का ये है। कट ऑफ जब मैंने देखा तो मुझे लगा कि मैं सेलेक्ट तो शायद हो जाऊंगा, कंफर्म है। और मैं ये सोच ही रहा था, उसी दौरान सब दौड़ करके घर वाले आए, एसडीएम, और आ करके मुझे उठा लिया सबने कि एसडीएम बन गए। मुझे मतलब बिलीव ही नहीं हो रहा था, मैंने रिजल्ट अभी देखा नहीं है, मैं कट ऑफ ही देख रहा था, वो सभी लोग चिल्ला करके बोल रहे हैं एसडीएम। फिर उठा लिए सबने, उसका मुझे रिजल्ट दिखाओ कम से कम। मैंने रिजल्ट देखा, मैंने 4-5 बार रिजल्ट देखा रात भर में। आप समझो कि सुबह के 5 बजे, फिर उसके बाद शाम को 6 बजे रिजल्ट आई, सुबह के 5 बजे तक कम से कम 11-12 बार मैंने रिजल्ट देखा होगा। मुझे फील नहीं हो रहा था कि मैं एसडीएम बन गया, और नॉट जस्ट एसडीएम, मैं बिहार का सबसे युवा एसडीएम बन गया। ये बहुत मुझे अलग लग रहा था। और ये जो कीर्तिमान स्थापित हुआ, यहाँ से मुझे बहुत ज़्यादा अलग फील हुआ, और मुझे लगा कि शायद अब मम्मी अगर सुन रही होगी, देख रही होगी, तो वो अच्छा फील कर रही होगी। और जैसे ही रिजल्ट आया, मैं सीधा मम्मी के पास चला गया। वहाँ मैंने घर के बगल में ही उनको क्रिमेट किया है, वहीं बगल में, ताकि मैं कुछ बड़ा आदमी बनूँ, ऐसा सपना है, महत्वाकांक्षी टाइप आदमी हूँ कि अगर कभी बड़ा बना तो वहाँ म्यूजियम टाइप कुछ बनाऊँगा। तो मैंने बगल में ही उनको क्रिमेट किया है, तो वहाँ मैं उनसे मिलने चला गया। उनसे मिलने जा रहा था, उसी दौरान एक वीडियो शूट हुआ, और वो वीडियो रातों रात इतना वायरल हो गया कि बिहार का सबसे युवा एसडीएम केवल 22 वर्ष में ये एसडीएम बने हैं, और 22 वर्ष में ही एक जिले की लगभग जिम्मेदारी संभालेंगे। द सीनियर डिप्टी कलेक्टर के रूप में मुझे अब पोस्ट मिलेगा। इसी अक्टूबर में शायद हम लोग ज्वाइन करेंगे। इस जर्नी में सबसे बड़ी बात थी कि मुसीबतें आएंगी। ये कोई नहीं है ऐसा इस दुनिया में जिसके पास प्रॉब्लम्स नहीं आती होंगी।
बहुत लोग हैं, इवन सभी लोग हैं। प्रॉब्लम्स का लेवल ऊपर नीचे हो सकता है, बड़ा छोटा हो सकता है। किसी के पास पैसे नहीं होंगे, किसी के पास इमोशनल सपोर्ट खत्म हो जाएगा, किसी की माँ नहीं रहेगी, किसी के पेरेंट्स नहीं होंगे, ऐसे प्रॉब्लम्स आएंगे। इन प्रॉब्लम से लड़ना कैसे है, यही पॉइंट है इम्पोर्टेंट, और यही सब हम लोगों को देखना होता है। यहाँ पे कंसिस्टेंसी जो आपको है कि आपने सोचा है कि यू हैव टू क्लियर दिस एग्जाम, तो जो आपने ड्रीम किया है तो सर आपको उसको पूरा करने के लिए लड़ना भी पड़ेगा। कहते हैं कि भीड़ से अलग अगर आपको दिखना है तो भीड़ से अलग आपको लिखना भी होगा। और भी चीज़ है जो सीखने के लिए कि अगर आपके पास मुसीबतें हैं तो लोग ताना देंगे, तो सर आप एक काम कीजिए जो मैं करता था कि जैसे आप मेट्रो में है ना, मेट्रो में अगर आपको लग रहा है कि बहुत भीड़ है और यू कैन नॉट डू एनीथिंग, आप कुछ नहीं कर सकते, तो फ्री छोड़ दीजिए खुद को, पूरा फ्री। फिर आपको जो रास्ता है ना, जो मंजिल है आपकी रास्ता, वहाँ आपको लोग ही पहुँचा देंगे, धक्का देंगे, कोई इधर से देगा कोई उधर से देगा, ऐसे धक्का देते देते आपको फाइनली वो मंजिल तक आपको पहुँचा ही देंगे। वही होता था मेरे साथ। मैंने खुद को फ्री छोड़ दिया और अपने मंजिल पे कायम था कि मैं पढ़ता था, सिर्फ पढ़ता था। बाकी लोग इधर से ताना देते थे, कोई इधर से ताना देता था, ताना देते 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 मुझे बीपीएससी में एसडीएम बना दिया। सिर्फ एसडीएम नहीं बल्कि यंगेस्ट एसडीएम बना दिया। ये मेरी जर्नी है और इसके लिए जोश टॉक को मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ और आप लोगों को भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। थैंक यू। लगता था शायद मैं आईएएस बन भी जाऊँ तो मुझे इंग्लिश शायद नहीं बोल पाऊँगा। मेरा नाम तबरेज़ आलम है और मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ। मैंने जो भी मेरा एजुकेशन मैंने बिहार से हिंदी मीडियम में मैंने प्राप्त की और लास्ट ईयर मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। प्रेजेंटली मैं दिल्ली में रह रहा हूँ और यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहा हूँ। तो प्रॉब्लम जो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होता है कि जैसे आप हिंदी मीडियम में स्कूल जब प्राप्त करते हैं तो क्या होता है कि जब कोई अगर आपसे कोई प्रश्न पूछता है इंग्लिश में तो आप तो उसके बारे में जानकारी आपको होता है, बट क्या होता है कि लैंग्वेज का आप उस इंग्लिश में एक्सप्लेन नहीं कर पाते। इंग्लिश से तो बहुत डर लगता है क्योंकि मेरा इन्वायरमेंट ही नहीं है, तो इंग्लिश से डर लगेगा, ये नेचुरल है। मैंने जोश स्किल एप्लीकेशन के बारे में मैंने सुना, तो मैंने जिस स्किल के बारे में सुना और जाकर उसे इंस्टॉल भी किया था और मैंने उसकी जो भी प्रोसेस है मैंने उसे जाना और इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के लिए मैंने क्लास स्टार्ट कर दिया। पहले तो थोड़ा बेसिक पोर्शन ग्रामर का बताया जाता है, उसके बाद वोकैब्स का जो प्रैक्टिस करना पड़ता है, उसके बाद रीडिंग प्रैक्टिस होता है और अल्टीमेटली आपको प्रैक्टिस करना पड़ता है आपके प्रैक्टिस पार्टनर से। 10 मिनट आपको मिनिमम बात करना पड़ता है, उसके बाद आपका एक जो कोर्स होता है वो कंप्लीट हो पाता है। मैं बोल सकता हूँ श्योरली कि मैं किसी से भी कोई भी पर्सन हूँ मैं उसे इंग्लिश में कम्युनिकेट कर सकता हूँ, मुझे कोई इशू नहीं है। सो जोश स्किल ने काफ़ी हेल्प किया मेरी कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करने में। सो डेट वाई टुडे आई एम हियर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक जोश स्किल फॉर रियली हेल्प मी अलॉट टू इम्प्रूव माई कम्युनिकेशन स्किल। थैंक यू जोश। एंड फाइनली आई वुड लाइक टू से एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। थैंक यू। जोश टॉक्स अब स्पॉटिफाई एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट है, जिसके साथ जोश टॉक्स की सभी कहानियां ऑडियो फॉर्मेट में अपलोड होंगी केवल स्पॉटिफाई पर। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप जोश टॉक्स पॉडकास्ट को फॉलो कर सकते हैं और सुन सकते हैं ऐसी कई प्रेरणादायक कहानियां सिर्फ स्पॉटिफाई पर।